भारत उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मूल निवासी इसे जम्बूद्वीप भी कहते थे। हिंदी में इसे भारत भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे इंडिया और संस्कृत में आर्यवर्त भी कहते हैं। और वहीं हिंदुस्तान अरबी भाषा का शब्द है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपी और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। ऐतिहासिक अभिलेख अर्थात हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दुनिया भर के महान राजाओं और उनके वैभव की कहानियों से भरे हुए हैं। ऐसे ही ये कहानी है मौर्य राजवंश के शासक अशोका द ग्रेट की, जिन्होंने मौर्य राजवंश को प्राचीन भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य बना दिया था। लेकिन महान साम्राज्य का निर्माण करने वाले राजाओं के इतिहास में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो अशोका को इतना महान और लोकप्रिय बनाता है? ऐसा क्या है कि जो आधुनिक इतिहासकार राजतंत्र को लेकर इतने गंभीर हैं, वे भी अशोका की तारीफ करते नहीं थकते? इसका जवाब हमें अशोक के यूनिक लाइफ ट्रेजेक्टरी में मिलता है, अर्थात अनोखे जीवन प्रक्षेप पथ मिलता है, जिसमें कुछ ऐसे अनोखे और शानदार बदलाव हुए जो दुनिया भर में मिसाल बन गए। अशोक के बारे में ऐतिहासिक अभिलेख कहते हैं कि पहले वो एक बेहद क्रूर और बेरहम राजा थे। चाइनीज विद्वान फायान तो ये तक लिखते हैं कि अशोका शुरुआती दौर में ऐसे लगते थे कि जैसे वो नरक से खुद मैंने अलग अलग टॉर्चर तकनीक सीख कर आए हूँ, और इसीलिए उनका नाम चंड अशोक पड़ गया, अर्थात क्रूर अशोक। इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोका की लाइफ ट्रेजेक्टरी अर्थात जीवन पथ के बारे में, और समझेंगे कि अशोक जो कि एक तानाशाह से कम नहीं था, कैसे उसका बनाया हुआ लायन कैपिटल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। हम देखेंगे कि कैसे अशोक अपनी बेरहमी और क्रूरता को त्याग कर धम्म और हिंसा का प्रचारक बन गया और दुनिया भर में शांति संदेश भेजने लगा। ये कहानी है अशोका के चंड अशोका से धम्म अशोका बनने की, और उनके जीवन के उन पहलुओं की भी जो उन्हें आधुनिक समाज के पैरामीटर्स पर भी महान बनाते हैं। अशोक के युवावस्था की क्षमता की कहानी युवावस्था से ही पूरे मगध में प्रसिद्ध थी। अशोक 18 साल की उम्र में ही तक्षशिला के एक भारी विद्रोह को खत्म कर अवंती के राज्यपाल बने। इसके बावजूद भी उनका सिंहासन हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि उनकी माँ एक साधारण परिवार से थी, जबकि अशोक के पिता बिंदुसार के बड़े बेटे सुषमा की माँ एक राजकुमारी थी। कुछ सालों बाद तक्षशिला में फिर से विरोध हुआ और इस बार सुषमा तक्षशिला भेज दिए, और जिसके कुछ दिनों बाद बिंदुसार की डेथ हो गई। बिंदुसार के मंत्री अशोक को ज़्यादा काबिल मानते थे, इसलिए उनके सपोर्ट में अशोक को राजा घोषित कर दिया गया। सत्ता में आते ही अशोक की तानाशाही और अत्याचार की कहानी शुरू होती है। साम्राज्य में टॉर्चर कारागार बनाया गया, जिसे अशोकाज हेल कहते थे, जहां कैदियों और विद्रोहियों को अत्याचारी तरीके से सजा दी जाती थी। इस वजह से अशोक से उनके वे मंत्री भी नाराज थे जिन्होंने उन्हें पदारोहण या उत्तराधिकार के समय उन्हें समर्थन दिया था। खैर, अशोक ने अपने चक्रवर्ती अर्थात किंग ऑफ किंग के सपने को पूरा करने के लिए व्यय नीति को फॉलो करते हुए साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचा दिया, जो हिमालय से लेकर मैसूर व हिंदुकुश से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैल गया। अशोक की यह नीति एक इच्छा चक्र थी। इतना बड़ा साम्राज्य बढ़ते सैन्य खर्च और खराब संचार तकनीकी की वजह से काफ़ी खर्चीला था, जिसे संयमित करने के लिए और नए नए क्षेत्र अनुबंध करना जरूरी हो जाता। और ये सब इसलिए क्योंकि भूराजस्व ही आय का मुख्य स्रोत था। लगभग 261 से 260 ईसा पूर्व में हुए कलिंग के युद्ध का कारण भी यही नीति थी। कलिंग पाटलिपुत्र के दक्षिण में एक समृद्ध तटीय राज्य था। अशोक ने इसे पर्सनली लीड किया और कलिंग के कठिन स्थिति के कारण भी इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। युद्ध का नतीजा काफ़ी भयंकर था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों की मौत और 1.5 लाख से अधिक लोगों का विस्थापन हो गया, अर्थात इधर से उधर हो गए, और
लगभग हजारों लोग भूखमरी से मर गए। यहीं से शुरू होती है अशोक के बौद्ध धर्म में रूपांतरण होने की कहानी। जब अशोक ने कलिंग का विनाश देखा तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मृत्यु और विनाश के इस भयंकर नजारे ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। दुनिया के इतिहास में शायद अशोक पहला राजा हुआ जिसने जीत में जश्न नहीं बल्कि दुख व्यक्त किया। ये एक चेंज मैन की कहानी है जिसने पावर के लिए शायद अपने 99 ब्रदर्स का भी कत्ल कर दिया था, लेकिन इसके इतिहासवाद का विरोध किया गया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा पूरी तरह से छोड़कर बुद्धिज्म अपना लिया, लेकिन उन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट मोगली पुत्र तिस्सा ने किया या उपगुप्त ने, इसको लेकर काफी विवाद है। लेकिन श्रीलंकन टेक्स्ट दीपावंसा के हिसाब से अशोक बुद्धिस्ट मंक और सुषमा के बेटे निग्रोधा के अंडर में अशोक पहले ही बुद्धिस्ट बन चुके थे। अशोक अलग अलग विचारों को हमेशा समझने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वह निग्रोध से ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि वह अपने पिता सुषमा के कातिल से मिलकर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। ये बात अशोक को काफ़ी लुभावनी लगी क्योंकि अशोक ने निग्रोध के पिता सुषमा की हत्या की थी। वैसे निग्रोध और अशोक की वार्तालाप की ऐतिहासिकता भी डाउटफुल है, अर्थात संदिग्ध है। अशोक का धर्म परिवर्तन एकदम सही कब हुआ ये विवादास्पद है, अर्थात डाउटफुल है। ये भी एक तथ्य है कि उनका परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक एक अध्यादेश अर्थात फरमान में खुद लिखते हैं कि वे कलिंग युद्ध के 2 साल बाद ही बुद्धिस्ट के उत्साही भक्त बने, लेकिन वहाँ भी परिवर्तन तिथि का उल्लेख नहीं है। खैर, कलिंग युद्ध के बाद अशोक बोधिटिरी, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर के तीर्थ यात्रा पर गए और बुद्धिज्म के मैसेज को जोरों शोरों से अपनी धम्म की नीति के थ्रू फैलाने लग गए। हम आपको बता दें कि बोधिटिरी में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, लुम्बिनी उनका जन्म स्थल है और कुशीनगर में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे बौद्ध सभा की, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। 240 ईसा पूर्व में अशोक ने तीसरे बौद्ध परिषद का संगठन किया। इस परिषद का कारण था बुद्धिस्ट संघा में नैतिक पतन। परिषद में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसे संघा को रीऑर्गेनाइज करना, दुनिया भर में बुद्धिस्ट मिशन भेजने का डिसीजन लिया गया और अशोक ने कश्मीर, बर्मा, गांधार, मिस्र, मैसेडोनिया तक अन्वयस भेजे। सबसे महत्वपूर्ण मिशन अशोक के चिल्ड्रन संघमित्रा और महेंद्र का माना जाता है। दंत कथाएं संघमित्रा को श्रीलंकन कैपिटल अनुराधापुरा में बोधिटिरी प्लांट करने का क्रेडिट देते हैं, जो वहां आज भी है और एक प्रकार का गुप्त स्थल है। इस नीति ने बुद्धिज्म को श्रीलंका के अलावा तिब्बत, चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचा दिया, जो बाद में एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया। यह आधुनिक भारत के सॉफ्ट पावर का भी सोर्स है। इसके बाद भारत के विदेशी कॉन्टैक्ट एक नए रूप से स्थापित हुए और इस विदेश नीति ने अशोक को बॉर्डर पीसफुली सिक्योर करने में भी मदद की। इन कॉन्टैक्ट का इन्फ्लुएंस अशोकन आर्किटेक्चर में भी दिखता है। कुछ विद्वान अशोकन पिलर्स को पर्शियन पिलर डेरियस के स्टोन पिलर से ही इंस्पायर बताते हैं। अशोक के शासन की सबसे महत्वपूर्ण बात उनके धम्म की नीति थी, जो गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग की फिलॉसफी से प्रभावित थी। ये हमें संसारिक सुखों में अत्यधिक लिप्तता और संसारिक चाह दोनों में लिप्त होने से बचने को वह मध्यम मार्ग अपनाने का सुझाव देता है। इसलिए अशोक ने ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों को छोड़ा, लेकिन संन्यास नहीं अपनाया। लेकिन अशोक का धम्म सिर्फ बुद्ध की शिक्षा नहीं, बल्कि एक सामान्य आचार संहिता थी। ये बात नोट करने लायक है कि कैसे अशोक ने बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी का प्रयोग कर एक यूनिक और प्रेरणादायक राजनीतिक प्रणाली बनाया। इस सिस्टम के अंदर पैतृक शासन अशोक के नियम का सैद्धांतिक मार्गदर्शक बना, जिसमें नागरिकों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता थी। कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक प्रजा राजा बन गए, जो अपने नागरिकों के शिकायत का व्यक्तिगत निवारण और कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। उन्होंने औषधि उपचार, औषधि पौधे और यात्रियों के लिए कुएं और शयन स्थल का इंतजाम कराया।
अशोक ने अहिंसा, सच्चाई और जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार जैसे संदेश भी फैलाए। अशोक की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सहनशीलता भी था। अशोक सभी धर्मों को उदारता पूर्वक दान देते थे। उन्होंने धर्म महामात्रा नाम के विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए, जिनका काम सभी धर्मावलंबियों का कल्याण था। यहाँ तक कि बराबर की पहाड़ियों के सुदामा और लोमास ऋषि गुफा का निर्माण भी आजीविका संप्रदाय को समर्पित करने के लिए बनवाया। अशोक की इन्हीं दया नीति और सहनशीलता की वजह से कुछ शिलालेख उन्हें देवनाम पिया पियादसी बोलते हैं, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय, जो दूसरों के साथ दया का व्यवहार करता हो। अब बात करते हैं अन्य उपलब्धियों के बारे में। शासन के अलावा अशोक का वास्तुकला में भी अत्यधिक योगदान है और उन्हें पत्थर की शिलालेख संरचना का अगुआ माना जाता है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अशोकन पिलर्स हैं। सारनाथ के लायन कैपिटल को तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक और उसमें नक्काशी किया हुआ अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया गया है। ये दोनों धम्म के निशान हैं, जिसमें कल्याणवाद एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको अशोक ने तब अपनाया जब दूर दूर तक मानव कल्याण का नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में है। अशोक के स्तंभ चुनार बलुआ पत्थर के थे, जो पूरे अशोकन साम्राज्य में मिलते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य धम्म को फैलाना था। ऐसा कहते हैं कि रोजाना एक अधिकारी लोगों के सामने इन शिलालेखों को पढ़ता था और ऐसा लगता था कि जैसे सम्राट खुद उनसे बात कर रहे हों। इसीलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोकल लैंग्वेज में जैसे पाली, प्राकृत और अरमाइक में लिखा गया। कुछ अभिलेख अशोक को पूरे भारत में 84,000 से ज्यादा स्तूप बनवाने का श्रेय देते हैं। अशोक वंदनन नाम के अभिलेख के संकलन के हिसाब से अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के 7 भाग में बांटकर उन्हें बक्सों में रखकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। हालांकि इतिहासकार 84,000 स्तूपों को अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन अशोक ने कुछ स्तूप बनवाए जरूर, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूपा है, जो दुनिया भर में अपनी शान के लिए प्रसिद्ध है। धारहूत स्तूप, धार्मिक स्तूप, अमरावती स्तूप, ये भी अशोक के ही शासन में बने। अशोक को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि गया टेम्पल को बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। गौतम बुद्ध ज्ञान मौर्यन प्लेस को मेगास्थनीज सबसे महान क्रिएशन में मानते हैं और फाहयान इनको गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट कहते हैं। इनमें मोस्ट पॉपुलर अशोक का पैलेस और पटना के कुम्हरार का 80 पिलर्ड कोर्ट है। अशोक की डेथ पर भी कई वाद विवाद हैं। एक अभिलेख के हिसाब से 232 ईसा पूर्व में अशोक की एक पत्नी ने बोधि ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके शोक में अशोक की मृत्यु हो गई। मृत्यु का सच जो भी हो, लेकिन अशोक के बाद मौर्य डायनेस्टी का वैभव खत्म होने लगा। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। खैर 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्यन एम्परर ब्रह्मदत्त को असिस्टिनेट कर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया, लेकिन अशोक की लेगेसी ने उसे लोगों के दिलों में और इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।